हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो आज ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा फटाफट अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें फटाफट से देखना है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हमने देखा था कि जॉन ने ड्रैगन स्केल फ्रूट को सेलो कर लिया था और उसके सामने एक पर्सन भी अपेयर हुआ था जो कि 8 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर था। पिछले एपिसोड में काफी ज्यादा मार धाड़ हुई है, कुछ इमोशनल सीन भी थे जहाँ हांडोंग अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब काफी ज्यादा पिटते हैं। जिंदा बचे या मरे ये तो अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन जॉन की हेल्प करते हैं। और अपने साथी ने कहा भी था टर्की ने कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं इन सब की लंका लगा दूंगा। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए, वो काफी ज्यादा मजेदार था और मैंने ही पूरी बैटल को एक्सप्लेन किया। उस चक्कर में वीडियो भी थोड़ा लंबा बन गया था, तो उतने लंबे वीडियो को मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जितना कर सकता था उतना कर दिया कि जॉन ने एंग्री बुद्धा लोटस भी वहां यूज किया था। तो ये एपिसोड हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे जॉन ने ड्रैगन स्केल फ्रूट को सेलो कर लिया था और बोला था वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाली फाइट देखते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। अरे इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, कहना ही भूल गया। ड्रैगन स्केल फ्रूट को जॉन जैसे ही स्वेलो करता है तो जॉन की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन निकलता है कि आसपास के 100 मीटर के जितने भी पेड़ होते हैं सभी टूट फूट के एक बराबर हो जाते हैं। जिसके बाद जॉन पावरफुल रोर करता है और मैजिकल बीस्ट डर के मारे बिखर जाते हैं। यहाँ तक कि वो येलो कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर भी डर के तुरंत अपनी डुइक्यू को एक्टिवेट कर लेता है। आखिर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जोयान को ड्रैगन स्केल फ्रूट को सेलो करते हुए देखा था, जिसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में पावर होती है और इसे बिना रिफाइन किए सेलो करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। यहाँ तक कि आपकी बॉडी में सेल्फ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता था। हालांकि यहाँ पे जॉन की बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं और जॉन की बॉडी धीरे धीरे फूलने लगती है, साथ ही उसका शरीर लाल रंग का होने लगता है, मानो उसे आग में जला दिया गया हो। इस टाइम पे जॉन की हर एक मेरिडियन से ड्रैगन स्केल फ्रूट की एनर्जी होकर गुजर रही होती है, जो कि काफी ज्यादा थी। और इस टाइम पे लग रहा था कि बस जॉन ब्लास्ट हो जाएगा। हालांकि तभी जॉन पावरफुल रोर करते हुए कहता है स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल, जिसके बाद एक इल्यूजनरी फिगर जॉन के सामने क्रिएट हो जाती है और उसके क्रिएट होते ही जॉन अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी को तुरंत ही उस इल्यूजनरी फिगर में उड़ेलने लगता है। जॉन की एनर्जी के सामने वो इल्यूजनरी फिगर जो जॉन ने क्रिएट की थी एलिफेंट फोर्थ स्किल से, वो भी पूरी तरीके से रेड होने लगती है। और ये देखकर जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि फोर्थ एलिफेंट स्किल भी वास्तव में इतनी एनर्जी को संभालने में कैपेबल नहीं है और इस एनर्जी में ब्लास्ट होने वाला है। और जॉन को पता था कि अगर फोर्थ एलिफेंट स्किल के अंदर ब्लास्ट होगा तो उसका नुकसान जोयान को भी होगा। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये ड्रैगन स्केल फ्रूट इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए जॉन चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है। जहाँ तक उस एल्डर की बात थी तो वो भी जॉन से दूर जाकर पीछे छिप गया था, क्योंकि इतनी बड़ी एनर्जी में अगर ब्लास्ट होता है तो वो भी इसका सामना नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ पे जॉन उदास होता है कि तभी अचानक जॉन को फील होता है कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई है, जो कि वॉइड एशियन ड्रैगन ट्राइब से रिलेटेड थी, जिसके कारण जॉन एक बार फिर से पावरफुल रोर करता है और सभी मैजिकल बीस्ट तुरंत ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड लाइन प्रेशर होता है। उसी टाइम पे वो एल्डर भी जॉन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसने देखा था कि जॉन की बॉडी को तुरंत ही पर्पल गोल्ड ड्रैगन स्केल घेर लेते हैं और उसके पूरी बॉडी को कवर करने लगते हैं और जॉन के कान तक कवर कर लेते हैं। इस टाइम पे जोयान भी बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह ही दिखाई दे रहा था। हालांकि जॉन के आर्मर में तुरंत ही एक अजीब सक्शन फोर्स जनरेट होता है और वो ड्रैगन स्केल फ्रूट जिसकी पावर ने जोयान को काफी बुरी तरीके से परेशान कर रखा था, तुरंत ही वो आर्मर अब्सॉर्ब करने लगता है। ड्रैगन स्केल फ्रूट को अब्सॉर्ब कर लेने के बाद ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यहाँ तक कि जोयान जिसकी बॉडी में फूल गई थी वो तुरंत ही कुछ ही मिनटों में अपनी शेप में वापस आ जाती है। और इसके बाद जोयान की बॉडी की जो चोटें थी वो भी तुरंत ही ठीक हो गई थी। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ तक कि इसकी पावर फोर्स एलिफेंट स्किल में भी गई थी, जिसके कारण फोर्स एलिफेंट स्किल भी पहले ही एडवांस लेवल पर पहुंच गई थी। हालांकि जोयान की डुइक्यू कमजोर थी, लेकिन फोर्स एलिफेंट स्किल जोयान की डुइक्यू पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थी। साथ ही जॉन अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फिजिकल पावर को यूज फील कर सकता था, जिसे निकालने की जरूरत थी। इसीलिए जॉन बॉइड में खड़ा हो जाता है और इसके बाद उस एल्डर को स्माइल करते हुए देखता है। उसके सामने वाले पर्सन ने जॉन को मारना मारना कई बार कहा था। जॉन इस टाइम पे एक्साइटेड था कि आखिरकार उनके सामने अगर फाइट होती है तो जॉन कितने टाइम पे सामने वाले एल्डर को मार पाएगा। जिसके बाद जॉन तुरंत ही एक पैर को आगे बढ़ाकर काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। जॉन की स्पीड को देखकर वो येलो कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और साथ ही साथ उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। इस टाइम पे उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि उस जॉन के पावरफुल रोर को सुना था और वो वैसे यही सोच रहा था कि क्या वाकई में उसके सामने वाला पर्सन इंसान है, और अगर वो इंसान है तो वो ड्रैगन रोर कैसे कर सकता है, जो कि वर्ड ड्रैगन ट्राइब का सिंबल है। वो बस यही सोच रहा होता कि आखिरकार ये पर्सन कौन है। हालांकि उसके पास सवाल तो थे, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जॉन ने अटैक कर दिया था और अगर वो रोकता नहीं है तो वो घायल हो जाएगा। हालांकि उसे पता था कि भले ही जॉन ने ड्रैगन स्केल फ्रूट को निकल लिया हो, लेकिन वो अपनी पावर के साथ उसे नहीं हरा पाएगा। आखिरकार उसकी पावर 8 स्टार डाउडी लेवल पर है और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, इसलिए उसका कंपेरिजन जॉन से कैसे किया जा सकता है। वो यही सब सोच रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है लड़के मुझे देखने दो कि आखिरकार तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो अपनी डुइक्यू को बाहर निकालता है और उसके
उसके चारों तरफ रेड येलो कलर का डुइकुई आर्मर क्रिएट हो जाता है और इतना करने के बाद तुरंत ही वो एक अजीब सी फॉर्मेशन को बनाने लगता है और इसके बाद चिल्लाते हुए कहता है हाफ स्टेप स्विच बीस्ट फॉर्मूला। और इसके बाद उसके बॉडी से अजीब सी ऑरा और पावर इकट्ठा होने लगती है जो कि उसके सामने कंडेंस होने लगती है और देखने में बिल्कुल रियल भालू जैसी लग रही थी। हालांकि उस भालू ने उस पर्सन के आदेश से कोई ढक रखा था, शायद हाफ स्टेप इसका मतलब यही था। हालांकि उसका भालू क्रिएट होने के बाद तुरंत ही एक रोर करता है, लेकिन तब तक जोयान भी उसके सामने पहुंच चुका था। ये देखकर वो भी आगे बढ़ता है और सीधा ही जोयान से जाकर टकरा जाता है। उन दोनों की टक्कर के कारण उनका पावर बिल्कुल इक्वली मैच खा रहा होता है, जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है इस साथी की फिजिकल स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि उसने जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जिसके बाद वो जोयान से कहता है क्या तुम्हारे पास केवल इतनी ही पावर है, और इसके बाद तुरंत ही अपने पावर को बढ़ाते हुए एक अटैक को चार्ज करता है, जैसे वो एक ही अटैक में जोयान को पीछे करना चाहता हो। हालांकि तभी जोयान कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी पावर है, लेकिन तुम्हारी पावर इतनी ही होनी चाहिए। और इसके बाद दोनों लोग अपने पावरफुल पंच को एक बार फिर से हवा में एक दूसरे की तरफ उछालते हैं और जैसे ही वो टकराते हैं तो एक धमाके की आवाज निकलती है। जिसके बाद येलो कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर तुरंत अनकंट्रोल होकर कम से कम 1000 फीट तक जाता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्लड की वॉमिट भी करता है। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में डर भी होता है। वो सोच ही नहीं सकता था कि जोयान वास्तव में एडवांस 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इस हद तक मजबूर कर सकता है कि वो उसके लिए कोई चैलेंज ही ना हो। इसीलिए वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ जोयान के बॉडी के अंदर वो पावर काफी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी। ड्रैगन स्केल फ्रूट को स्वेलो कर लेने के कारण जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही उस लेवल तक पहुंच गई थी जिस लेवल तक जोयान अपनी पावर के साथ इसे बर्दाश्त कर सकता था। और अगर इसमें फोर्स एलिफेंट स्किल को जोड़ दिया जाए तो ये सोचना भी मुश्किल था कि जोयान की पावर किस लेवल पर होगी। बस ये कहा जा सकता था कि 9 स्टार डाउडी से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगी। इस टाइम पे जोयान को भी उम्मीद नहीं थी कि फोर्स एलिफेंट स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेने के बाद उसे उम्मीद थी कि उसकी पावर एडवांस 8 स्टार तक जाएगी, लेकिन ये तो 9 स्टार के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुकी होती है। हालांकि ये सब ड्रैगन स्केल फ्रूट के कारण था, जिसके कारण एलिफेंट स्केल की जो पावर थी अपनी लिमिट तक बढ़ गई थी। हालांकि तभी वो एल्डर कहता है ज्यादा ईगोफुल मत रहो, तुमने अभी अभी ड्रैगन स्केल फ्रूट को स्वेलो किया है और तुम अगर अपने इतने हैवीली इंजर्ड शरीर के साथ फाइट करते हो तो तुम केवल अपनी कब्र को खोदोगे। तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता मैंने ड्रैगन फ्रूट को स्वेलो किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बॉडी में किस तरीके के बदलाव आए हैं। मुझे ये मत बताओ कि तुम नहीं जानते। इस टाइम पे जॉन बिल्कुल भी पोलाइट नहीं था उससे बात करते हुए और सीधा ही उसका मजाक उड़ा रहा होता है। हालांकि तुरंत ही वो कुछ सोचता है और उसके बाद जॉन की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर ऐसा है 5 स्टार डाउडी केवल एक 5 स्टार डाउडी है, मैं एक 8 स्टार डाउडी हूँ, तुम मेरे लिए सिर्फ चीटी के जैसे हो। इस टाइम पे उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जोयान के हाथों हार जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे डुइकुई के साथ तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेरा अटैक झेल पाओगे। और इसके बाद उसकी बॉडी से उसकी डुइकुई निकलती है और वो 2 सांसों के अंदर जोयान के पास आकर अपने पंच को जोयान की चेस्ट की तरफ शूट कर देता है। हालांकि उसके अटैक से जोयान बिल्कुल भी डॉज नहीं करता और उस पर्सन का पंच जोयान की चेस्ट से और जोयान का पंच उस बंदे की चेस्ट से जाकर टकराता है। हालांकि जैसे ही वो पंच जोयान की चेस्ट से टकराता है तो जोयान की बॉडी का बैरियर डिस्ट्रॉय होता है और उसकी पावर जोयान की चेस्ट पे जाती है, जबकि जोयान का पंच जैसे ही उस बंदे से टकराता है तो उसका डुइकुई आर्मर भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है और सेम वही होता है जो जोयान के साथ हुआ। हालांकि तभी वो जोयान को पीछे करने के लिए अपनी डुइकुई का यूज करता है और वो अटैक करने ही वाला था कि तभी जोयान की एलिफेंट फॉर स्किल आ जाती है सामने, जो कि उसकी डुइकुई को जबरदस्ती दबा देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कांपने लगता है और कहता है इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वास्तव में इतनी पावरफुल है। तभी जोयान कहता है मैं ट्राई करता हूँ और इसके बाद जोयान के हाथ की एलिफेंट स्किल सीधा ही उस बंदे की चेस्ट से जाकर टकराती है और एक ब्लास्ट के साथ उस बंदे की चेस्ट के कपड़े तुरंत ही राख में बदल जाते हैं और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, जिससे वो बार बार खून की उल्टियां करने लगता है और एक धमाके के साथ तोप के गोले की तरफ पीछे जाता है। इस टाइम पे वो ओल्ड मैन बस जिंदा ही होता है, साथ ही 2-3 बार खांसते हुए तुरंत ही कहता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल। आखिरकार इस बंदे ने लगभग 100 साल तक अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया था, फिर भी वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और इसके बाद आसमान में उंगली के इशारा करते हुए जोयान की तरफ देखता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण वो जोयान को ढंग से नहीं देख पा रहा था और वहाँ पे सिर्फ ब्लैक फिगर दिखती। तभी जोयान कहता है ऐसा लगता है कि तुमने 100 साल की जिंदगी कुत्तों की तरह जी है। आखिरकार फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे केवल टाइम से ही पाया जा सकता है। भले ही तुम 100 सालों से जी रहे हो, लेकिन अगर तुम कल्टीवेशन नहीं करते तो तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे। ये देखकर वो तुरंत ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारे पास क्या योग्यता है। तभी जोयान का राइट हैंड उसके थोबड़े पे पड़ता है और इसके बाद जोयान कहता है ये मेरी योग्यता है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है ओल्ड मैं मानता हूँ कि तुम सच में काफी पावरफुल हो जिसे मैंने अब तक देखा है, और मुझे विश्वास है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दी जाती है तो 3 साल से भी कम के टाइम में तुम ओल्ड लॉन्ग झोंग तियांग को भी
पीछे कर दोगे। इस टाइम पे इस बंदे को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है ये बंदा। हालांकि तभी जॉन कहता है कोई बात नहीं, आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे, सॉरी वो ओल्ड मैन ऐसा कहता है। और इसके बाद उसके दोनों हाथ ऊपर उठते हैं और एक अजीब सा फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। जिसके बाद वो कहता है लड़के भले ही तुमने ड्रैगन स्केल फ्रूट को सेलो कर लिया हो, लेकिन तुम इस डू टेक्निक से नहीं बच पाओगे जिसे मैंने ऑक्शन हाउस से जीता है। देखते हैं हम दोनों में कौन मजबूत है। और इसके बाद वो जोहान की तरफ देखते हुए अटैक करता है। स्पिरिट क्लास हाई लेवल डू टेक्निक डेसोलेशन फिंगर। और इसके बाद उसकी फिंगर से अचानक ही ग्रीन कलर की लाइट निकलती है और एक काफी ज्यादा वाइल्ड और जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जोयान भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो इस अटैक को जिसने प्राप्त किया वो आप हैं। जोयान को याद था किसी पावरफुल पर्सन ने इंटेंट क्लास डू टेक्निक निकालकर इस डू टेक्निक को जीत लिया था जो कि जोयान को चाहिए थी। हालांकि इस बंदे ने इस डू टेक्निक को इतने कम टाइम के अंदर सीख लिया था, लेकिन वो केवल इसकी 30% पावर को ही शो करने में कैपेबल था। हालांकि जोयान इसकी पावर को फील करके काफी ज्यादा सीरियस दिखाई देता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान की डुई ठीक नहीं हुई थी, इसके कारण जोयान 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज नहीं कर सकता था, वरना वो इसे रोक सकता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर सकता था और इसके लिए जोयान ऑक्टेन ब्लास्ट को यूज कर सकता था, लेकिन वो इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। हालांकि जोयान ऐसे ही सोचता है कि तब वो फिंगर जस्ट जोयान के सामने आ जाती है। हालांकि तभी जोयान अचानक एक अजीब सी फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसके कारण जोयान की बॉडी में तुरंत ही पावर बढ़ने लगती है और एक गोल्डन कलर की लाइट जोयान की बॉडी को कवर करने लगती है। और ये लाइट वही एनर्जी थी जो कि जोयान की बॉडी के अंदर अभी अभी इकट्ठा हो गई थी। हालांकि इस टाइम वो एनर्जी फिंगर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वाइल्ड ऑरा के साथ जोयान की तरफ बढ़ती है, जबकि जोयान की बॉडी पूरी तरीके से गोल्डन लाइट से रजिस्ट थी और इस टाइम पे जोयान की बॉडी अनब्रेकेबल लग रही होती है। तभी वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए जोयान की बॉडी को देखता है। उसे भरोसा नहीं था कि जोयान उसके अटैक से बचने के लिए इस चीज पर भरोसा करेगा। हालांकि उसे इस चीज पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो जोयान को हल्के में भी नहीं लेता। उसे पता था कि अगर जोयान ने इस चीज का यूज किया है तो ये इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगी, भले ये गोल्डन लाइट की परत पतली हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने बॉडी की बची हुई बाकी की डुईकी को भी तुरंत ही उस फिंगर में डाल देता है और इस टाइम पे उसकी डुईकी काफी ज्यादा थक गई थी। अब केवल इस अटैक पे डिपेंड करता था कि जोयान और उसके बीच में कौन बचेगा, क्योंकि अगर जोयान बच गया तो उस हालत में वो बंदा जोयान का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि पलक झपकते ही दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके बाद अचानक ही जमीन क्रैक होने लगती है और आसपास एनर्जी स्टॉर्म उठ जाता है जो कि जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद ये एनर्जी स्टॉर्म काफी देर तक चलता है जो कि पूरी जगह को एक बराबर कर देता है। तभी वो ओल्ड मैन जो कि जमीन पे बैठा हुआ होता है हाँफते हुए जोयान की तरफ देखता है, मतलब वो स्टॉर्म की तरफ, और कहता है खत्म हो गए क्या। आखिरकार उसे कोई भी ऑरा वहाँ पे फील नहीं हो रहा होता, जिसके कारण उसे लगता है जोयान का काम हो गया, इसलिए वो तुरंत ही स्माइल करता है। तभी आवाज आती है फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। और इसके बाद अचानक ही आसमान में स्टॉर्म और फॉग धीरे धीरे घटती है, जिसके बाद पर्पल गोल्ड कलर से ढका हुआ एक पर्सन उन्हें नजर आता है जो कि ऑब्वियसली अपना जोयान था, जो ड्रैगन स्केल से ढका हुआ था। इस टाइम पे जोयान को ड्रैगन फिनिक्स एशियंट आर्मर ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ होता है। हालांकि इसके बाद भी डेसोलेशन फिंगर ने जोयान की बॉडी में काफी चोटें छोड़ी थी, यहाँ तक कि उसके चेस्ट के आर्मर का एक टुकड़ा भी तोड़ दिया होता है, जिसके कारण जोयान की चेस्ट में एक घाव भी था। हालांकि इतनी हाई क्लास स्पिरिट क्लास डू टेक्निक के अटैक से बचने के लिए जोयान पहले ही खुद पे प्राउड फील कर सकता था। हालांकि तभी जोयान की हेवनली फ्लेम एक बार फिर से एक्टिवेट होती है और ड्रैगन स्केल फ्रूट की पावर जो कि जोयान की बॉडी के अंदर थी जोयान के घाव को तुरंत ही ठीक कर देती है। हालांकि अभी भी जोयान काफी ज्यादा दर्द फेस कर रहा था, ये उसके फेस इंप्रेशन से पता चल रहा था, भले ही उसके घाव ठीक हो रहे हो। ठीक होने के बाद जोयान तुरंत ही उस ओल्ड मैन को देखता है जिसका ऑरा काफी ज्यादा कमजोर होता है, और वो तुरंत ही कहता है आखिरकार क्यों। उसे पता था कि उसकी 8 स्टार की पावर के साथ बेस्ट रीजन में उसे पीक लेवल के लोगों में रखा जाता था, लेकिन जोयान के सामने उसकी ऐसी हालत होगी उसने कभी भी नहीं सोचा था। उसे अब यही लग रहा होता है कि स्टार्टिंग से ही उसे जोयान का पीछा नहीं करना चाहिए था। हालांकि जोयान उसके पास पहुंचता है और उसकी चोट भी ठीक हो गई होती है, इसीलिए एक थॉट के साथ जोयान ड्रैगन फिनिक्स एशियंट आर्मर को तुरंत ही गायब कर देता है। आर्मर के गायब होते ही पलक झपकते ही जोयान के पीछे गोल्डन कलर की एक एल्यूजनरी बॉडी क्रिएट हो जाती है। हालांकि इसका गोल्डन कलर काफी ज्यादा एल्यूजनरी था और फीका फीका लग रहा होता है, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल फीलिंग दे रही थी। तभी वो ओल्ड मैन उस एल्यूजनरी फिगर को देखकर कहता है तो वास्तव में ये ऐसा दिखता है। तभी जोयान भी अपने पीछे की उस गोल्डन एल्यूजनरी फिगर को देखता है और एक थॉट के साथ अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ये गोल्डन एल्यूजनरी फिगर 4 सेंट स्किल में से एक थी, जिसे डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता था। गोल्ड एलिफेंट स्किल। हालांकि उस ओल्ड मैन की लंका लगा देने के बाद जोन माउंटेन रेंज के और इनर एरिया में जाता है, जहाँ पे शायद ही कोई जाता होगा। इसके बाद जोन को वहाँ एक केव दिखती है, जिसके कारण जोन तुरंत ही वहाँ पे उतरता है। हालांकि तभी एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट की आवाज आती है, मानव इस जगह को छोड़ दो। ये देखकर जोयान जो कि काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, वो इस वॉइस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और गुफा के इनर एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार जोन काफी ज्यादा थक चुका था कंटिन्यू फाइट के कारण, और उसकी डुई भी काफी ज्यादा कम थी, जिसके कारण जोन थकावट के कारण वीक हो गया था और उसे एक शांत
जगह चाहिए थी जहाँ वो कुछ पल के लिए कल्टीवेशन कर सके। हालांकि जॉन के इस कार्य ने उस मैजिकल बीस्ट को काफी ज्यादा नाराज कर दिया होता है और वो तुरंत ही कहता है, ईगोफुल पर्सन, क्या तुम मरना चाहते हो? और इसके बाद जॉन के सामने एक मैजिकल बीस्ट तुरंत ही अपेयर होता है। हालांकि वो मैजिकल बीस्ट कुछ कर पाता कि तभी जॉन के एक थॉट के साथ उसकी स्टोरेज रिंग से नॉर्दर्न किंग बाहर आ जाता है और उस मैजिकल बीस्ट को पीछे धकेल देता है, निकल। और नॉर्दर्न किंग के एक मुक्के के साथ वो मैजिकल बीस्ट सीधा ही सामने के पहाड़ में जाकर धंस जाता है और एक दर्द भरी दहाड़ करता है। उसके पेनफुल रोर को सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसे कितना ज्यादा पेन हुआ होगा। हालांकि तभी जॉन केव के अंदर चला जाता है, एक थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग भी जॉन के पास आ जाता है और इसके बाद उस मैजिकल बीस्ट की देखते हुए कहता है, ये बस एक छोटी सी चोट है, तुम मरोगे नहीं, है ना? जॉन की ऐसी बात को सुनकर वो मैजिकल बीस्ट बुरी तरीके से कांपने लगता है क्योंकि अभी अभी उसने नॉर्दर्न किंग की पावर को देखा था। इसीलिए वो मैजिकल बीस्ट तुरंत एक हाफ एजेड मैन में बदल जाता है और उसके चेहरे पर एक चोट का निशान था जिससे उसका चेहरा सूज गया था। इसके बाद वो तुरंत ही अपने सिर को नीचे करता है और सामने वाले पर्सन को देखता भी नहीं और कहता है, माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी जॉन कहता, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, अगर तुम जीना चाहते हो तो बाहर जाओ और पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। इसके अलावा मैं तुम्हारा मसल क्लीजिंग पाउडर उधार लेना चाहूंगा। जॉन की बात को सुनकर वो बंदा हिलता तक नहीं और जॉन के जाने के बाद वो काफी देर बाद खड़ा होता है। हालांकि उसके दिल में काफी ज्यादा शिकायतें थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए गुफा के बाहर जाकर पहरा देने लगता है। इस टाइम पे उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि पहले तो कोई उसकी केब में घुसा, फिर उसे बिना किसी वजह के पीटा और अब उससे माफी मांगने की बजाय गुफा की रखवाली करवा रहा है। भला इसे कौन एक्सेप्ट करेगा? हालांकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मार दिया जाता, जीवित रहने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। केव के अंदर जोयान भी एक चट्टान के ऊपर बैठ जाता है और नॉर्दर्न किंग उसके सामने ही होता है। साथ ही उस केव के अंदर एक बहुत बड़ा पूल होता है जो कि व्हाइट कलर के चूने जैसे पाउडर से भरा हुआ था और उससे काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे देखकर जॉन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि ये मसल क्लीजिंग पाउडर था। आखिरकार इतनी बड़ी लड़ाई के कारण जॉन की बॉडी में काफी सारी चोटें लगी थी जो कि बाहर और अंदर दोनों थी। साथ ही उसकी डुईकुई पात उसे भी काफी नुकसान हुआ था। हालांकि कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेडिसिनल पिल से जॉन इन्हें रिकवर कर सकता था लेकिन जॉन के पास लो ग्रेड की पिल्स थी जिसमें काफी टाइम लगता। हालांकि मसल क्लीजिंग पाउडर चोटों को रिकवर करने के लिए काफी यूजफुल होता है। साथ ही साथ वो फिजिकल स्ट्रेंथ को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही इसका यूज कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के लिए किया जाता है, मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण ये बॉडी को हील करने और उसकी पावर को बढ़ाने के लिए वो पिल यूज होती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जॉन कोई पिल तो रिफाइन नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सीधा ही इसे स्वेलो कर सकता था और रिफाइन कर सकता था। इसीलिए जॉन तुरंत ही अपने मुंह को ओपन करता है और एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है जिससे मसल क्लीविंग पाउडर तुरंत ही जॉन की बॉडी के अंदर चला जाता है और येलो ब्राउन कलर की एनर्जी में बदलकर जॉन की बॉडी के चारों तरफ फैलने लगता है। इस टाइम पे जॉन को बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था क्योंकि ये धीरे धीरे जॉन की बॉडी को हील अप कर रहा होता है। जॉन की हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के अंदर मसल क्लीविंग पाउडर की इम्प्योरिटी तुरंत ही दूर हो जाती है और एक व्हाइट कलर का लिक्विड जोयान के डुईक्वी पाथ को कवर कर लेता है। हालांकि जैसे ये डुईक्वी पाथ को कवर करता है तो जोयान एक ऐसा टेम्परेचर फील करता है जो कि जॉन के लिए असहनीय था और इसके कारण जॉन का चेहरा लाल हो जाता है और उसे काफी पेन होने लगता है। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीत जाता है तो जॉन का जो डुईक्वी पाथ होता है तेजी से रिकवर होने लगता है। साथ ही यह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया था, जिसका मतलब था कि फ्यूचर की फाइट में जोयान के डुईक्वी पाथ को कोई जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आखिरकार एक चीज तो जोयान को भी पता थी, नो पेन नो गेन, अगर दर्द नहीं होगा तो पावर भी नहीं मिलेगी। हालांकि ये रिफाइनमेंट कुल 2 दिनों तक चलता है और इस टाइम पे जोयान अपनी सहन शक्ति की लिमिट तक पहुंच चुका था और इस टाइम पे बार बार तक मसल क्लीविंग पाउडर को स्वेलो और रिफाइन करने के कारण जोयान के सामने का बड़ा रॉक पूल धीरे धीरे काफी ज्यादा कम हो जाता है। साथ ही इस टाइम पे कंटिन्यू ऐसा करने के कारण जोयान के बॉडी के अंदर की पेन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और मसल क्लीविंग पाउडर का पेन जोयान को अब कम लगने लगा था। हालांकि मसल क्लीविंग पाउडर के आखिरी टुकड़े को इस्तेमाल कर लेने के बाद ही जोयान को होश आता है। प्रेजेंट टाइम पे जोयान ने मसल क्लीविंग पाउडर को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया था जिसे उस पर्सन ने इतने बरसों से जोड़ा था। हालांकि ये देखकर जॉन के फेस इंप्रेशन थोड़े से अजीब होते हैं लेकिन वो तुरंत ही बेशर्मों की तरह चुपचाप गुफा के बाहर की तरफ जाने लगता है। हालांकि जैसे ही जोयान गुफा के बाहर के गेट पे पहुंचता है तो वो देख सकता था कि वो मैजिकल बीस्ट आधे होश में गुफा के बाहर ही बैठा है। हालांकि जैसे ही वो जोयान को अपने पीछे फील करता है तो तुरंत ही झट से उठकर जोयान को ग्रीट करता है और कहता है, सर आपने वो कर लिया जो आपको करना था। ये देखकर जोयान कहता है, ठीक है हाँ। हालांकि इस टाइम पे जोयान अपने दिल में थोड़ा सा एम्बेरेस भी था। जब जोयान ने देखा कि वो पर्सन केव के अंदर लौटने वाला तो जॉन के चेहरे पे बदलाव आता है और इसके बाद वो उसे बुलाता है और इसके बाद उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेडिसिनल पिल्स गिफ्ट में दे देता है जो कि उसके कल्टीवेशन को बढ़ा सकती थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल तरीके से जॉन को देखता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तभी जॉन भी वहाँ से भाग जाता है और जब वो हाफ एजेड मैन देखता है कि जॉन चला गया तो वो रिलैक्स करता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी चीजों को हासिल कर पाएगा और इसके बाद केव के अंदर चला जाता है और जब वो वहाँ पे मसल क्लीविंग पाउडर को नहीं देखता तो अचानक
कि उसकी स्माइल जम जाती है। तभी दूर पहाड़ में जियोयान भी उसकी चीखों को सुन सकता था। हालांकि जैसे ही जॉन इस जगह को छोड़ने वाला था कि अचानक ही उसकी ब्लड लाइन कांपने लगती है और जॉन की बॉडी के जो रोंगटे होते हैं खड़े होने लगते हैं, जिसके कारण जॉन को थोड़ा सा खतरा फील होने लगता है। जब जॉन सिर उठाकर देखता है तो वो काफी ज्यादा डरा और सीरियस दिखाई देता है। साथ ही वो अपनी ब्लड लाइन को काफी ज्यादा बुरी तरीके से रोकता है, जो कि बस बाहर ही निकलने वाली थी। जिसके बाद जॉन ऊपर देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी शैडो बनी हुई होती है, जिसके कारण उस पूरे माउंटेन में जिसमें जियोयान था अंधेरा हो गया था। जिसके बाद जॉन कांपती हुई आवाज के साथ कहता है ये है हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब। और इतना कहते ही जॉन कांपने लगता है और उसकी बॉडी की ब्लड लाइन भी अनकंट्रोल हो रही होती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। जॉन की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन थी वो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन थी, जो कि ड्रैगन ट्राइब से संबंधित थी। और अगर एक बार ये बाहर आ गई तो जॉन को नहीं पता था कि किस तरीके का रिजल्ट होगा। हालांकि जिस टाइम पे जियोयान अपनी ब्लड लाइन को दबाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, उसी टाइम पे आसमान में कुछ लोग क्रॉस लेग करके बैठे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक गोल्डन हेयर वाले पर्सन होते हैं, जो कि अचानक अपनी ब्लड लाइन में हल्का सा फ्लक्चुएशन फील कर सकते थे, जिसके कारण वो तुरंत ही कहते ये क्या है। उसी टाइम पे उस गोल्डन हेयर वाले यंग मैन के बगल में एक यंग और काफी ज्यादा क्यूट लड़की होती है, जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ। जिसपे वो लड़का तुरंत ही कहता अभी अभी मुझे एक ब्लड पावर का एहसास हुआ है। ये सुनकर वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है मत भूलो ये उनका क्षेत्र है, तो ब्लड पावर को फील करना कोई बड़ी चीज नहीं है। उसकी बात को सुनकर वो लड़का भी कहता है मुझे उम्मीद है मुझे जो फील हुआ वो सब मेरा इल्यूजन होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने थॉट को वापस लेता है और उस बड़े से पक्षी की पीठ में बैठकर बेस्ट रीजन की गहराइयों की तरफ उड़ने लगते हैं। उन दोनों लोगों के चले जाने के बाद जियोयान आखिरकार इस प्रेशर से उबर पाता है और जोरों से हाँफने लगता है। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा थका हुआ दिख रहा होता है, जैसे कि उसकी पूरी पावर खो गई हो। हालांकि समय जल्दी बीत गया और पलक झपकते ही जॉन की 1 साल की डेडलाइन में केवल 8 महीने ही बचे थे। 8 महीने ना तो ज्यादा लंबा टाइम था और ना ही छोटा। 8 महीने का टाइम ऐसा टाइम था जिसमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता था और सब कुछ बदला जा सकता था। जिसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है, जो कि एक खाली जगह पर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ होता है और उसके सामने उसका नॉर्दर्न किंग भी होता है। इस टाइम पे जॉन अपनी कल्टीवेशन की मुद्रा में होता है और साथ ही साथ उसका फ्लेम मंत्रा भी एक्टिवेट होता है, जिसके कारण वो आसपास की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। कुछ देर तक ऐसा कंटिन्यू रहने के बाद जॉन फील कर सकता था कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, जिसके कारण वो तुरंत ही रिलैक्स फील करता है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी आंखों को खोलकर खड़ा हो जाता है। आंखें खोलते ही जियोयान अपने सामने काफी सारे मैजिकल बीस्ट को मरा हुआ देख सकता था, जो देखकर जॉन तुरंत ही अपने कंधे उचका देता है, क्योंकि इन्हें जियोयान ने नहीं मारा था, बल्कि ये सब जियोयान पर अटैक करने के लिए आए थे और नॉर्दर्न किंग की भेंट चढ़ चुके होते हैं। इन सभी मैजिकल बीस्ट की पावर स्टार्टिंग डाउडी लेवल पर होती है, जो कि नॉर्दर्न किंग के लिए तो कोई भी मैच नहीं होने वाले थे। हालांकि थोड़ी टाइम के अंदर जॉन एक बार फिर से पालथी मार के बैठ जाता है और इसके बाद जॉन के हाथ में एक क्रिस्टल जेट बॉक्स होता है, जिसके अंदर एक फ्लावर होता है, जो कि ऑब्वियसली फूसांग फ्लावर था। इस टाइम पे फूसांग फ्लावर को देखकर जॉन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। आखिरकार उसने फूसांग फ्लावर के बारे में सुना था, जिसके 5 पंखुड़ियां होती थी लेकिन इसके 6 पंखुड़ियां थी, जिसका मतलब था कि इसके अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ था और अगर वो इसे स्वेलो करके रिफाइन करता है तो ये भी हो सकता था कि ये जॉन को नुकसान पहुंचाए और उसकी लाइफ को खतरे में डाल दे। आखिरकार इसके ओनर ने भी इसे स्वेलो करने की हिम्मत नहीं की थी और इसीलिए जियोयान भी रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे अपने दिल में साफ तौर पर पता था कि उसका हर फैसला सिर्फ उससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए उस क्रिस्टल बॉक्स को पकड़े हुए जियोयान काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। जियोयान को पता था कि अगर वो एक बार इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है तो उसे काफी प्रॉफिट होंगे और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि वो रैंक 4 के इंटरमीडिएट लेवल तक भी पहुंच सकता है। जिसके बाद अगर वो फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन के 9 स्टार डाउडी से भी मिलेगा तो वो टेंशन फ्री हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर जियोयान न केवल इसे रिफाइन करने में फेल होगा बल्कि अपनी पावर को भी खो देगा। सक्सेसफुल होने पे स्पिरिचुअल पावर और डुई की पावर दोनों ही बढ़ जाएंगी और वो पावरफुल हो जाएगा। हालांकि अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो जियोयान का सब कुछ जा भी सकता है। जिसके बाद आखिरकार यूनर को कौन बचाएगा। इस टाइम पे जियोयान को सबसे ज्यादा जिस चीज की चिंता थी वो यूनर थी, जिसके बाद जियोयान दिल में कहता है यूनर और तुरंत ही उदास हो जाता है, जिसके कारण माहौल काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और जियोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से अजीब सा ऑरा रिलीज होने लगता है, जो कि आसपास के पेड़ और चट्टानों को 1 सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि तुरंत ही जियोयान खुद को कंट्रोल करता है। जिसके बाद जियोयान कहता है यूनर भले ही मैं अंधेरी खाई में गिर जाऊं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कीमत कितनी भी हो, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। जैसे ही जियोयान के दिल में ये वर्ड सुनाई देते हैं तो जियोयान के हाथ का जो क्रिस्टल बॉक्स होता है एक धमाके के साथ फट जाता है और वो फूसेंग फ्लावर हवा में आ जाता है और काफी ज्यादा क्यूट स्मेल चारों तरफ बिखराने लगता है। उसी टाइम पे जियोयान का सोल बीट, जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, वो भी धीरे धीरे कांपने लगता है। सोल बीट को फील करके जियोयान तुरंत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि फूसेंग फ्लावर का ह्यूमन बॉडी पर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं है। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही मन बना लेता है, फिर संकोच नहीं करता। जिसके बाद जियोयान दिमाग अपने मुंह को ओपन करता है और उससे व्हाइट कलर की बोन चिलिंग फ्लेम निकलती है, जो कि पूरी तरीके से फूसेंग फ्लावर को कवर कर लेती है और इसके बाद वो एक लाइट
लाइट में बदल के सीधा ही जोयान की दिमाग के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमें जोयान के दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोल बीट के सामने ये लाइट रुक गई होती है जो कि फूसेंग फ्लावर की होती है और इसके अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। इस टाइम पे फूसेंग फ्लावर से रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल पावर को देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसका मतलब था कि जोयान इसे रिफाइन करके सीधा ही ऑब्जॉर्व कर सकता था। हालांकि जोयान ने केवल सोल एसेंस को ही ऑब्जॉर्व किया था अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए। जोयान ने कभी भी ऐसी किसी चीज को ऑब्जॉर्व नहीं किया। जोयान को पता था कि ये काफी ज्यादा प्योर एनर्जी है, लेकिन ये उतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं थी जितना कि सोल एसेंस था, और इसीलिए जोयान इसका यूज एंसेस्टर जो जुआन के लिए नहीं कर सकता था। जिसके बाद जोयान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर तुरंत ही सोल बीट से जोयान की एक इल्यूजनरी फिगर क्रिएट होती है, जो कि तुरंत ही फूसेंग फ्लावर के सामने बैठ जाती है। जिसके बाद उसे फूसेंग फ्लावर को घेरे हुए बोन चिलिंग फ्लेम भी दूर हट जाती है। इस टाइम पे जोयान देख सकता था फूसेंग फ्लावर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी के क्रिस्टल धीरे धीरे उसके सोल बीड की तरफ आ रहे हैं। हालांकि जोयान लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही अपने सोल बीड को बोन चिलिंग फ्लेम से घेर लेता है। हालांकि जैसे ही वो सोल क्लस्टर जोयान के सोल बीड से टच होते हैं तो जोयान के सोल बीड में अचानक ही काफी सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है, जिसके कारण जोयान को फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और साथ ही साथ उसका सोल बीड भी कांपने लगता है। यहाँ तक कि आउटर बर्ड में बैठा हुआ जोयान भी अचानक से हिलने लगता है और आसपास स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करने लगता है और जोयान की स्पिरिचुअल पावर को फील करके वहाँ के आसपास के मैजिकल बीस्ट भी तुरंत ही शांत हो जाते हैं। हालांकि वो मैजिकल बीस्ट प्रेशर फील कर ही रहे थे कि तभी जोयान की स्पिरिचुअल पावर एक बार फिर शांत हो जाती है और यहाँ पे जोयान सोल बीट के अंदर तुरंत ही उसे बोन चिलिंग फ्लेम से घेर लेता है और फूसेंग फ्लावर से रिलीज होने वाले स्पिरिचुअल क्रिस्टल को रोक देता है। यहाँ पे जोयान को एक प्रॉब्लम फील हुई थी, साथ ही साथ जोयान को कुछ गलत भी लगता है। इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि सोल बीट की सतह जो कि पूरी तरीके से पिच ब्लैक काली थी, इस टाइम पे धीरे धीरे थोड़ी सी इल्यूजनरी होती जा रही होती है और उसके अंदर जोयान एक पंखुड़ी को देख सकता था जो कि धीरे धीरे खिलने का वेट कर रही होती है। साथ ही जोयान ये भी फील करता है कि वो स्पिरिचुअल पावर जो जोयान ने अभी अभी स्वैलो की है वो उस पर अपना कंट्रोल खो चुका है। और जिस चीज से जोयान सबसे ज्यादा सरप्राइज था वो ये थी कि उस स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फूल की कली ने स्वैलो कर लिया है। ये फूसेंग फ्लावर जिसे जोयान ने स्वैलो किया था वो वास्तव में जोयान की स्पिरिचुअल पावर को स्वैलो करने लगा था, जिससे जोयान को समझ में आता है कि ऐसा वो अकेला नहीं था जिसे स्पिरिचुअल पावर को स्वैलो करना था, बल्कि वो फ्लावर भी जोयान की स्पिरिचुअल पावर को ही स्वैलो करना चाहता था और इसीलिए जोयान का पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। साथ ही वो प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा पेन को भी झेल रहा होता है और सीरियस होकर अपने सोल बीट को देख रहा था। इस टाइम पे उसके पिच ब्लैक सोल बीट ने हल्के हल्के व्हाइट कलर का खुलासा किया था। हालांकि इस व्हाइट लाइट से जो कि उसके सोल बीट से रिलीज हो रही थी जोयान को कोई भी खतरा फील नहीं होता। हालांकि उसी टाइम उस व्हाइट कलर की फॉग के अंदर वो सफेद कली धीरे धीरे ओपन होने लगती है और जोयान की बॉडी के अंदर तुरंत ही एक सक्शन फोर्स को जनरेट करती है और तुरंत ही जोयान के सोल बीट के अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अलग कर दिया जाता है, जिससे जोयान को काफी ज्यादा दर्द होता है और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपटपाने लगती हैं और पूरे ही बॉडी में मांसपेशियां खिंच जाती हैं और इसी के कारण जोयान ने जो अपने माइंड के अंदर एक इल्यूजनरी फिगर क्रिएट की थी वो भी अचानक से धीरे धीरे गायब हो जाती है, जिसके कारण जोयान तुरंत ही कहता है डैम इट, मुझे ये मत बताओ कि मैं सिर्फ चुपचाप ये देख सकता हूँ। जोयान ने देखा था कि उसके पूरे स्पिरिचुअल पावर को उस फ्लावर ने स्वैलो कर लिया था। इस टाइम पे जोयान अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका था। साथ ही साथ जोयान के सोल एसेंस को उस फ्लावर द्वारा स्वैलो किया जा रहा था और जोयान को पता था कि अगर कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा तो वो उसकी पूरी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद जोयान की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा और जोयान को मरा हुआ माना जा सकता था। आखिरकार सोल बीट वो जगह थी जहाँ पे किसी की भी सोल होती थी। साथ ही साथ जोयान डुइकुई के साथ भी यहाँ पे एंटर होने में कैपेबल नहीं था और अगर जोयान फोर्सफुली ऐसा करता है तो ये उसके सोल को डैमेज कर सकता था। इसीलिए आखिरकार जोयान किसी चीज के बारे में सोचने लगता है। वहीं हमें ग्लोरियस गोल्ड सिटी के फॉर्मेशन एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़े हॉल के अंदर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते हैं किन्यून इसका क्या मतलब है, और इसके बाद वो किन्यून के पीछे के पर्सन को देखते हैं जहाँ पे 5 लोग खड़े हुए थे और वो काफी ज्यादा सीरियस भी थे। इस टाइम पे वो 5 लोगों में से 9 स्टार डाउडी वो थे जो कि पहले किन्यून के साथ थे और इसके अलावा 2 और थे। हालांकि इस टाइम पे फैंग सिवान किन्यून के पीछे एक पर्सन को देखते हैं जिसने ब्लैक कलर का नकाब पहना हुआ होता है। साथ ही वो उससे देखकर ये बता सकते थे कि उसके पावर सबसे ज्यादा अधिक है। तभी किन्यून कहता है चेयरमैन फैन, मैं सरप्राइज हूँ कि आप अभी भी उस मामले के लिए इंटरेस्टिंग है जिसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिसके बाद किन्यून तुरंत ही कहता है कि आप हमारे साथ सेना में शामिल होने की बात कर रहे हैं। हालांकि चेयरमैन फैंग ने ऐसा कहा ही था कि तभी किन्यून कहता है यह मुझे कहना चाहिए हमारे साथ शामिल होना। ये सुनकर चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते हैं आप सपना देख रहे हैं, मेरा फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन आपके साथ कैसे जुड़ सकता है। इस टाइम पे चेयरमैन फैंग के पीछे हुओली और क्विंगमिंग के फेस इंप्रेशन भी काफी अजीब होते हैं। हालांकि तभी चेयरमैन फैन तुरंत ही कहते हैं यंग मास्टर किन, आपकी किन वेस्टलैंड मेजबेल कई सालों तक पश्चिमी क्षेत्र पर हावी रही है, वो तो केवल एक 5 स्टार डाउडी है। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसान होना चाहिए। इसके अलावा आपके फादर भी तो। हालांकि तभी किन कहता है चेयरमैन फैन, इस बार मैं
मैं आपको ढूंढने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने जिस मामले का उल्लेख किया है उस पर मैं आपके थॉट जानना चाहता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ने को तैयार है तो हम दोनों के लिए फायदा होगा, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं केवल आपका आंसर जानना चाहता हूँ। केनियन की बात को सुनकर फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन के सभी मेंबर चुपचाप एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगते हैं। हालांकि केनियन यहाँ पे काफी ज्यादा पोलाइटली बात कर रहा था, लेकिन उसके पीछे के लाइनअप को देखकर सबको पता था कि केनियन यहाँ पे किसी अच्छे इरादे के साथ नहीं आया। इसीलिए वो लोग एक साथ सिर हिलाते हैं और इसके बाद केनियन की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद वो सीरियस होते हुए कहते हैं, मेरे हिसाब से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस बच्चे की पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मेरी फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं जो कि उसे इतनी आसानी से जाने दे। हालांकि हम अकेले उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यंग मास्टर किंग के इन्विटेशन के लिए आभारी हैं। हालांकि हमें उम्मीद है हम एक साथ मिलकर उससे निपटने में कैपेबल होंगे। चेयरमैन फैंग की बात को सुनकर केनियन के चेहरे पे अचानक ही एक अजीब से फेस इंप्रेशन आ जाते हैं और उसकी आंखें अजीब तरीके से साइन करती हैं। जिसके बाद केनियन तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट फैंग ने ऐसा कहा है, मैं यंग मास्टर आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका फॉर्मेशन मास्टर एसोसिएशन सुरक्षित और स्वस्थ होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही मुड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे उसके पांचों टट्टू भी चलने लगते हैं। तभी चेयरमैन फैंग भी स्माइल करते हुए उन सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं और उनके जाने के बाद चेयरमैन फैंग तुरंत ही काफी सीरियस होकर क्यूमिंग की तरफ देखते हैं और इस टाइम पे उनका दिल काफी बेचैन भी होता है। जिसके बाद वो कहते हैं, ग्लोरियस गोल्ड सिटी को सील करने का आदेश दीजिए, किसी को भी आने और यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद हमें वापस से सीन जोयान का दिखाया जाता है, जहाँ पे जोयान की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे एंड हो गई थी और सोल बीट की पावर भी खत्म हो गई थी। जिसके बाद सोल बीट के अंदर वो स्नो व्हाइट फ्लावर भी धीरे धीरे पूरी तरीके से खिल चुका होता है और ये पूरी तरीके से एक फूसैंग फ्लावर की तरह ही दिखाई दे रहा था। जोयान जानता था कि इसने अपनी साइज के साथ सोल बीट को पूरी तरीके से भर दिया है और इस टाइम पे उसका सोल बीट भी काफी ज्यादा इल्यूजनरी हो गया था, जो कि एक कांच की तरह था जो कभी भी टूट सकता है। हालांकि अगर कोई सोल बीट के बाहरी परत के माध्यम से देखे तो उसे पता चलेगा कि फूसैंग फ्लावर की पांचों पंखुड़ियों में छोटी छोटी नसें बनी हुई थी और कई ब्लैक कलर की लाइनें भी बनी हुई थी, जो कि पूरी फूसैंग फ्लावर को घेरे हुए होती हैं, जो कि कई एनर्जी क्लस्टर्स में बदल गई होती हैं। इस टाइम पे वो फ्लावर जो कि हथेली के आकार का था और जॉन के सोल बीट के अंदर घूम रहा था, उसके चारों तरफ अजीब कलर के ब्लैक कलर के कलर होते हैं और एनर्जी होती है जो कि धीरे धीरे कंडेंस हो रही थी और जॉन के ब्लैक सोल बीट पर उसने कब्जा कर लिया होता है। जॉन ने देखा था कि वो ब्लैक कलर का जो लाइट क्रिस्टल है वो धीरे धीरे जोयान की सोल बीट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है और यहाँ तक कि फूसैंग फ्लावर की एनर्जी को भी वही ऑब्जॉर्व कर रहा था। इस टाइम पे जोयान की 1/3 एनर्जी पहले ही यूज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि प्रेजेंट टाइम में जोयान तो नुकसान को हुआ ही था, जोयान को नुकसान, यहाँ तक कि फूसैंग फ्लावर को भी इस अजीब सी चीज ने नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस टाइम पे जोयान फूसैंग फ्लावर के लिए बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता, बल्कि जोयान को टेंशन इस चीज की होती है कि अगर ये ब्लैक और जो की स्नेक की तरह दिख रहा है उसकी सोल पावर के लास्ट क्रिस्टल को भी खा लेगा तो इस टाइम पे जोयान पूरी तरीके से डेड हो जाएगा। इसलिए जॉन ऐसा होने से पहले तुरंत ही कहता, बोन चिलिंग फ्लेम इसे रिफाइन करो। और इसके बाद जॉन तुरंत ही बची हुई थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके अपने हेवनली फ्लेम को अपने दिमाग तक ले जाता है और बोन चिलिंग फ्लेम से अपने सोल वीट को ढक लेता है और हाई टेम्परेचर के साथ सोल वीट को रिफाइन करने की स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, क्योंकि जॉन के पास केवल यही एक ऑप्शन होता है जिससे वो खुद को बदल सकता था और खुद को बचा सकता था, क्योंकि उसकी आधे से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर तो इस स्नेक द्वारा सैलो कर ली गई थी, जिसके कारण जॉन अपने सोल वीट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। या आप ऐसा भी कह सकते थे कि इस टाइम पे जॉन की बॉडी का सोल बीट उसका नहीं था। हालांकि जॉन को पता था कि ये सिर्फ कुछ टाइम की बात है और अगर एक बार वो अपने सोल बीट को रिफाइन कर लेता है तो ये सोल बीट वापस से उसका हो जाएगा और उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस से एक बार पीक लेवल पर पहुंच जाएगी और शायद वो नेक्स्ट लेवल पर भी बढ़ सकता है। इस टाइम पे जॉन को पता था कि अगर वो सोल बीट को रिफाइन करेगा तो उसके अंदर का जो फूसैंग फ्लावर है वो भी धीरे धीरे रिफाइन होगा। हालांकि जॉन को यह भी पता था कि इस रिफाइनमेंट के कारण स्पिरिचुअल पावर का एक हिस्सा समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस बुरी चीज के द्वारा पूरी तरीके से नष्ट होने से तो ये पहले ही अच्छा था और साथ ही साथ फूसैंग फ्लावर अभी भी अवेलेबल था। अगर जोयान रैंक 4 तक बढ़ना चाहता है तो वो पहले ही उस रैंक तक पहुंच सकता था। इसीलिए जॉन की हेवनली फ्लेम तुरंत ही रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर देती है। हालांकि जिस टाइम पे बोन चिलिंग फ्लेम अपना हाई टेम्परेचर एक्टिवेट करती है, जॉन का सोल बीट काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपने लगता है और इस टाइम पे उसकी स्पिरिचुअल पावर को अचानक ही एक खतरा फील होने लगता है जो कि उसे फील नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद अचानक से स्पिरिचुअल पावर सोल बीट के बाहर एक सील्ड की तरह कंडेंस होने लगती है जो कि हेवनली फ्लेम के अटैक को रोक रही होती है। हालांकि तभी जॉन की बोन चिलिंग फ्लेम का रिफाइनमेंट और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। हालांकि जॉन के हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के अंदर वो डिफेंस सील्ड जो कि स्पिरिचुअल पावर ने क्रिएट की थी कुछ ही घंटों में रिफाइन हो जाती है और जोयान के स्पिरिचुअल पावर में बदलकर जोयान को मिल जाती है। उसी टाइम पे जोयान की काफी ज्यादा वीक हो चुकी स्पिरिचुअल पावर को भी हल्का सा रिलैक्स फील होता है। साथ ही अजीब टाइप के उस ब्लैक फॉग से क्रिएट हुए स्नेक की भी डिवोरिंग पावर को स्लो कर दिया गया होता है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे और आज भी हमारे 3 से 4 एपिसोड आएंगे, तो वेट करना और एंजॉय करना, क्योंकि मैं नए साल में सीधा ही रात को वीडियो डालूंगा, इसीलिए कल के वीडियो आपको ज्यादा मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय 3N फैमिली।